बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज से हम एक नए नावल का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है मारिया, जिसकी मुसन्निफ़ा है बल्कीस ज़फ़र। इस नावल में एक बेकस लड़की की दास्तान बयान की गई है जिसे ना मंजिल का पता मालूम था ना ही मकाम की जुस्तजू। कुदरत ने उसे कड़ी आजमाइशों में मुब्तला कर दिया था। एपिसोड 1। उसने बड़ी दिक्कत से आंखें खोली। ऊपर बेकराह आसमान में जर्द रंग का चांद उदासी से नीचे तक रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था और मध्यम सी तारीकी। उसने दुखते बदन को उस अंबार के नीचे से घसीट कर निकाला जिसमें वो गर्दन तक दबी थी और आहिस्ता से उठकर बैठ गई। उसके हाथों में कुछ चिपचिपी सी चीज लगी थी। उसने हाथ फैलाकर सामने रख लिए और आंखें फाड़कर उन्हें गौर से देखा। ये खून था, स्याह रंग का जमा हुआ खून। उसके जहन को एक झटका सा लगा। वो वहशत से इधर उधर देखने लगी। चारों तरफ लाशें थी और वो उनके दरमियान धड़कती हुई जिंदगी का निशान बनी बैठी थी। ये कौन थे? उसने अपनी सयाह आंखें झपकाकर सबको देखना शुरू किया। वो गिनने लगी। ये बाबा हैं और वो साथ ही अम्मा, वो राफिया है और ये सुहेल। कैसे आड़े आड़े सब पड़े हैं, सीधे क्यों नहीं लेटते? उसकी आंखें बंद होने लगी, लेकिन दूर से आती हुई गीदड़ों और कुत्तों की आवाजें नजदीक होती जा रही थी। उसने खौफजदा बच्चे की तरह इधर उधर देखा और उठ खड़ी हुई। लाशऊर में कहीं से एक गूंजती हुई आवाज आ रही थी, भाग चलो, यहां से भाग जाओ। और एक अनजानी कुव्वत के मातहत वो दौड़ने लगी। जले हुए मकानों के खंडरात और बेजान जिस्मों के अनबार में से रास्ता बनाती वो भागती गई। उसका दिमाग सुन था। सोचने समझने की सारी कुव्वतें सल्ब हो चुकी थी। एक हैवानी जबिलत के मातहत वो भागती रही। खुद देखकर भी उसे मालूम न था कि उसका घर, उसके प्यारे अजीज, सब कुछ खत्म हो चुका था और वो जिंदा थी। लाशों के अनबार के नीचे उसके बेहोश जिस्म को सब मुर्दा समझकर जा चुके थे। उसे ये भी एहसास न था कि वो गुज़िश्ता 16 घंटे से प्यासी है। उसके खुश्क होंठों पर पपड़ियां जम चुकी थी, हलक में कांटे पड़ रहे थे और जबान सूख कर तालू से चिमट गई थी। वो भागती जा रही थी एक वहशी बगोले की तरह जिसे ना मंजिल का पता होता है ना मकाम की जुस्तजू। आधी रात का चांद आहिस्ता आहिस्ता उफक में झुकता जा रहा था और उसके नंगे पांव खेतों की मंडेर पर उगने वाले कांटों से लहूलुहान हो चुके थे। रेशमी लिबास जगह जगह से फट गया था और जिस्म पर जा बजा खराशें लग गई थी। खेत खत्म हो गए। अब सामने एक सड़क थी। उसके निढाल होते कदम उधर मुड़ गए। रात का सन्नाटा उसके कानों में गूंज रहा था। गोल गोल लामुतनाही चक्कर जिसमें कोई चीज वाज़े न थी। रात मुज़महिल और खामोश थी। उस पुरहोल सन्नाटे को चीरने वाली महज गीदड़ों और कुत्तों की आवाजें थी या मेंढकों का मातमी सा शोर, वरना चारों तरफ गंभीर जालिम खामोशी छाई थी। दिन भर बेगुनाहों के खून से हाथ रंगने वाले सूरमा भी उस वक्त अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। चांद की मध्यम गमनाक रोशनी में वो लड़खड़ाती हुई भागती रही। अब रात के उस पुरहोल कहरमान सन्नाटे में दूर से आने वाली कुछ इंसानी आवाजें भी शामिल हो गई थी। वो ठिठक गई, फिर आवाजों की सिमत भागने लगी। ये कोई रेलवे स्टेशन था। यहाँ बेशुमार इंसान जमा थे, इंसान जिनकी फटी हुई आंखों और फक चेहरों पर मौत के साए थे। उन बेनूर आंखों और खुश्क होंठों वाले चेहरों पर जिंदगी की रमक तक ना थी। उनकी पथराई हुई निगाहें एक से मत लगी थी। जाने वो किसका इंतजार कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता चलती वो भी उस अनुभव में आन मिली और उधर देखने लगी जिधर वो देख रहे थे। अब दूर से आती हुई गाड़ी की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी थी। सब में बेकरारी की एक लहर सी दौड़ गई। गाड़ी स्टेशन पर रुकी तो कयामत सी बर्पा हो गई। इंसानों का वो समंदर गाड़ी के उस कोजे में समा जाना चाहता था। नफ्सा नफ्सी के आलम में लोगों के धक्कों की मदद से न जाने कैसे वो एक कंपार्टमेंट के अंदर पहुंच गई। उसका जहन अभी तक शल था और इंसानों का शोर, इंजन की सीटियां उसे पानी की लहरों की तरह अपने ऊपर से गुजरती महसूस हो रही थी। वो खड़ी रही, हत्ता कि किसी औरत के जबरदस्त धक्के की वजह से एक सीट पर गिर गई। किसी दूसरी रहमदिल औरत ने उसे संभाला और सीधा बिठा दिया। बाहर अभी तक वही तूफान बरपा था। गाड़ी को स्टेशन पर खड़े 1 घंटे से जायद हो चुका था।
गार्ड सीटियों पर सीटियां दे रहा था, मगर गाड़ी चले तो कैसे? पहियों के नीचे, छत के ऊपर, पायदानों के साथ गर्ज हर तरफ आदमी ही आदमी थे। आखिर तंग आकर उसने एक आखिरी जोरदार सीटी दी और गाड़ी रेंगने लगी। लोग भाग भाग कर गाड़ी पर चढ़ रहे थे। उस दौड़ धूप में जो प्लेटफॉर्म पर रह गए वो हाथ मल मल कर रोने और हसरत से जाती हुई ट्रेन को देखने लगे। गाड़ी कछुए की रफ्तार से चलती रही। अगला स्टेशन आ गया। ये जंक्शन था और यहाँ बहुत से खून आशाम दरिंदे तलवारें और किरपाने लहरा रहे थे। उनके नारों की वजह से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी, लेकिन ट्रेन के साथ हिफाजती दस्ता था, इसलिए किसी सुरमा को उस तरफ देखने की जुर्रत नहीं हुई और गाड़ी बाहिफाजत निकल गई। पहले जाने वाली बहुत सी गाड़ियों का जो हशर हुआ था, उसके पेश नजर अब सख्त तरीन हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर ली गई थी। 36 घंटों के सफर के बाद भूखे प्यासे, नीम जान, जिस्मानी और दिली जख्मों से चूर जब ये मुसाफिर पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरे तो जैसे सारी तकलीफें भूल गई। सहमे हुए दिलों को करार आ गया। प्लेटफॉर्म पर मुतफक्कर खड़े हुए अंसार के चेहरों पर भी बहाली आ गई। सद शुक्र की ये ट्रेन बाहिफाजत पहुंच गई थी। वो दौड़ दौड़ कर काम करने लगे और उन खस्ता और दरमानदा इंसानों के लिए खेमे लगवाते, खाना मुहैया करते और साथ साथ रोते जाते। ये कोहे अलम उनके अपने जिस्म के एक हिस्से पर टूटा था। वो कैसे ना बेकरार होते। शाम होते होते सारे मुहाजिरीन के लिए आरजी रिहाइशगाहें मुहैया कर दी गई। उसे भी चंद औरतों और बच्चों के साथ एक खेमे में जगह मिल गई थी। वो निढाल सी होकर एक कोने में पड़ गई और उसे नींद ने आ लिया। यह सन 47 का अगस्त था। पाको हिंद की तारीख का खूनी बाब। मारिया अकबर अली भी उन बेशुमार खुली कलियों में से थी जो उस वहशी बगोले की जद में आकर अपने गुलशन से बिछड़ चुकी थी। अब न जिनका माजी से कोई रिश्ता रहा था, न मुस्तकबिल के दामन में उम्मीद की कोई किरण थी। वो एक ऐसे सफीने की मानिंद थी जिसके पतवार टूट चुके हों और तकदीर की अंधी ताकत उन्हें किसी नामालूम मंजिल की तरफ बहाए लिए जा रही हो। मारिया के वालिद एक बहुत बड़ी हिंदू रियासत के वजीर आजम थे। वो एक जलीलुल कदर खानदान के काबिल फख्र फर्जंद थे। सारी रियासत में उस खानदान के इल्म व फजलियत, इमारत व वजाहत और अजमत के गुन गाए जाते थे। गुज़िश्ता पूर्ण सदी से उसके अक्सर व बेशतर अफराद आला ओहदों पर फाइज चले आ रहे थे। अचानक तकसीम हिंद का तारीखी अमल शुरू हुआ और वही लोग जो उनके सामने आंखें बिछाते थे उनके खून के प्यासे हो गए। मातहतों ने निगाहें फेर ली, मुलाजिमों ने तोते के से दीदे बदल लिए। ना जमीन उनकी रफीक रही, ना आसमान, और आज़ाद हिंद के खून आशाम दरिंदों ने उस खानदान को तहस नहस कर डाला। आली शान हवेली को आग लगा दी। कुंबे के एक एक फर्द को चुन चुन कर कत्ल किया। सिर्फ वो लोग बच सके जो पहले ही सरहद पार जिंदगी बसर कर रहे थे। इस कत्ले आम में ना जाने किस्मत की कौन सी सितम जरीफी के तहत मारिया बच गई, और वो भी इसलिए कि लाशों के अनबार से दब गई थी। उसे किसी ने ना देखा, या अगर देखा भी तो मुर्दा समझकर नजरअंदाज कर दिया, और यूं वो इस वसी दुनिया में बेयारो मददगार रह गई। अपने खेमे में रात भर नींद के दौरान वो अपनी जन्नत गुम गुश्ता के ख्वाब देखती रही। दबी दबी सिसकियां उसके मुंह से निकल रही थी और आंसुओं की लकीरें रुखसारों पर नुमाया थी। आंसू जो गुज़िश्ता 2-3 दिन से उसकी आंखों में ना आ सके थे। नींद की हालत में उसने ये खजाने लुटा दिए। सुबह अपनी साथी औरतों के शोर और चीखों पुकार से उसकी आंख खुल गई। गालिबन बाहर नाश्ता बांटा जा रहा था। ये सारी दौड़ धूप इसलिए थी। वो शुशदर सी उठकर बैठ गई। कितनी ही देर उसे पता ना चल सका कि वो कहाँ है, ये कौन लोग हैं। आखिर रफ्ता रफ्ता उसका ख्वाबीदा जहन बेदार होना शुरू हुआ। सारे वाकयात यके बाद दीगरे फिल्म की तरह दिमाग में कूद गए और उसे पहली मर्तबा उरिया जालिम हकीकत का इरफान हुआ। तो अब वो इस भरी दुनिया में तन्हा थी, खाली हाथ, खाली दिल। उसका जी चाहा इस कलेजा चीर देने वाले इंकशाफ पर फूट फूट कर रोए, मगर आंसू ना जाने कहाँ चले गए थे। ए भी उठो, तुम भी नाश्ता ले अपना। एक हमराई औरत पोटली हाथ में लटकाए अंदर आती हुई बोली, जल्दी करो वरना कुछ भी नहीं रहेगा। मुझे भूख नहीं, सूखे होंठों से उसने बदिक्कत कहा। अरे वाह, भूख कैसे नहीं? औरत हाथ नचाकर बोली, इतने दिनों से कुछ नहीं खाया। ए भी मुसीबत तो सब पे पड़ी है, अब कहां तक गम करोगी? उसकी आवाज भर्रा गई और वो दुपट्टे से आंसू पूछने लगी। इतने में 3-4 मजीद औरतें अपने अपने बच्चों को घसीटती, दूसरे हाथ से नाश्ता संभालती अंदर आ गई। मारिया ने उठकर कोने में रखी सुराही से पानी पिया और एक तरफ बैठकर अपनी हालत पर गौर करने लगी। औरतों के बार बार इसरार करने पर भी
उसने नाश्ता ना खाया, ख्वाहिश ही ना थी, भूख न जाने कहाँ चली गई थी। अलबत्ता दोपहर के वक्त जब नान के साथ चने की दाल उसी औरत ने मोहब्बत से पेश की तो वो इनकार ना कर सकी। खेमे में रहने वाली सभी औरतें उससे हमदर्दी करती थी। शायद ये साझा दुख था जिसने उन्हें एक जंजीर में पिरो दिया था। रेफ्यूजी कैंप में आए चौथा दिन था। वही औरत जिसका नाम सकीना था और जो पहले दिन ही मारिया के साथ हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आई थी, अब भी हर वक्त उसके आराम का ख्याल रखती और अक्सर अपनी जवां साल बेटी को याद करके रोती जो उन्हीं फसादात में मार डाली गई थी। उन लोगों की मायूसी, खोखली जिंदगी के जख्मी लम्हे उसी तरह एक एक करके घसीट रहे थे। मारिया अक्सर खुद से पूछती वो क्यों जिंदा है, किस उम्मीद पर यह दिन काट रही है, ये सिसकती हुई बेकार जिंदगी खत्म क्यों नहीं हो जाती। क्या इंसान इतना ढीठ होता है कि इतने सदमात सहकर भी जिंदा रहे। लेकिन इन सवालों का उसके पास कोई जवाब ना था। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए, एक से मायूस, मातमी, उदास दिन और यकसा किस्म की बेचैनी, बेकरार रातें। कैंप के मकीनों को अब उनके रिश्तेदार जो पहले ही से पाकिस्तान में आबाद थे आकर अपने हमरा ले जाने लगे थे। कैंप अब खासा खाली हो गया था। अब वही बदनसीब लोग रह गए थे जिनका कोई वाली वारिस न था जो उन्हें आकर ले जाता। कैंप की कई हौसलामंद औरतों ने मकामी लोगों के यहाँ नौकरी कर ली थी। मारिया कई दिन से उलझन में थी, वो क्या करे, कहाँ जाए। अपने वतन में वो एमए की तालिबा थी। क्या उसे कहीं मुलाजमत करके अपनी बकिया तालीम मुकम्मल करनी चाहिए या यहीं रहकर किसी दूर दराज के रिश्तेदार का इंतजार करना चाहिए। उसे याद आ रहा था कि उसके कुछ रिश्तेदार यहाँ मौजूद हैं। उसने भी अपना नाम और पता रेडियो पर ऐलान के लिए दे दिया और किसी की आमद की मुंतजर रहने लगी। मकामी लोग उनकी बराबर इमदाद करते रहते थे। हर रोज बेशुमार कपड़े, कंबल और खाने का सामान मुखय्यर हजरात लदवा कर साथ लाते जिस पर खूब धेंगा मुश्ती होती। कैंप की जिंदगी अब इबरत का नमूना बन चुकी थी। कुछ रोज हमदर्दी और ताउन से गुजारने के बाद यही लोग जो बाहमी दुख की वजह से मुत्तहिद थे एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे थे। इंसानी जबीलत के हवानी खसाइल आहिस्ता आहिस्ता ऊद कर आए और वो जरा जरा सी बात पर एक दूसरे को काटने दौड़ते। ये कैंप के बासी अब बे इंतहा खुदगर्ज हो गए थे। हर शख्स दूसरे का हिस्सा उड़ा लेने की फिक्र में रहता। इस छिना झपटी में कमजोर की कुछ पेश न जाती, जिसमें जरा कसबल होता वही कामयाब रहता। उनमें शुरफा भी थे, नजीब भी। ये लोग कुछ दिन अपनी फितरी नेकी और मतानत के बाइस घाटे में रहे, फिर रफ्ता रफ्ता उन्होंने भी वही आदतें अपना ली। औरतों का अलग एक महाज था। चुनाचे सारा दिन काएं काएं मची रहती। पानी भरने, राशन लेने और दीगर जरूरियात पर वो महाभारत छिड़ती के मर्दों को समझाने बुझाने पर भी कुछ न बनता। अक्सर औरतें जो पहले सारा सारा दिन मुंह सर लपेटे अपने अपने अजीजों को रोया करती, अब डटकर एक दूसरे से लड़ती, कोसने और ताने दिए जाते। मारिया वाकयात की खामोश तमाशाई थी। वो कभी किसी बात में हिस्सा ना लेती। उसके अपने ही इतने मसाइल थे कि उन्हीं पर गौर करने से फुर्सत ना मिलती। वो अक्सर खामोश रहती लेकिन काम बराबर करती थी। साथ रहने वालियों के कपड़े रफू कर देती, खाना पका देती। अपने कपड़े वो नहीं धो सकती थी इसलिए कि दूसरा जोड़ा नहीं था। आखिर एक दिन सकीना ने एक मोटी सी चादर उसे ला कर दी जो उसने अच्छी तरह ओढ़ लपेट कर अपना तार तार लिबास सिया, क्योंकि पसीने, मैल कुचैल और बामुशक्कत जिंदगी ने उस लिबास में इतने रोशन पैदा कर दिए थे कि उनमें से उसके बदन की किरणें चमकने लगी थी और उस चीज से वो बेहद खौफजदा थी। यही वजह थी कि घुटनवार हब्स के बावजूद वो खेमे में ही रही और रात के सिवा कभी बाहर ना आई। ये चंद फुट की जगह उसका मस्कन था। इसमें वो खुद को महफूज ख्याल करती। इसके बावजूद कैंप की औरतें अक्सर उसके बारे में तरह तरह की कयास आराइयां करती। वो उसके सामने कुछ ना कह सकती थी इसलिए कि उसकी सूरत, तादाद और रख रखाव में कोई ऐसी बात थी जो वो कदरे लिहाज करती थी। मारिया को उसका इल्म था कि उसके बारे में कुछ फजूल किस्म की औरतें गलत बातें करती हैं, मगर वो बेबस थी, कुछ ना कर सकती थी, लिहाजा खामोश रहती। अलबत्ता रात की खामोशी में उसकी सिसकियां अक्सर सुनाई देती। कैंप में फकत सकीना की जात ऐसी थी जिसे हकीकतन उसके साथ मोहब्बत थी। शायद वो अपनी मरहूम बेटी समझकर उससे बे इंतहा प्यार करती और खुद गर्जियों के उस बहरे बेकरा में खलूस का ये सहारा उसे गनीमत नजर आता था। रेडियो पर ऐलान करवाने के तकरीबन 4-5 दिन बाद मारिया का रिश्तेदार उसे लेने आ गए। ये अमजद हुसैन और उनके दोनों बेटे मुशर्रफ और अफजल थे। अमजद हुसैन मारिया की वालिदा के सगे मामूजाद भाई थे।
یہ لوگ تقسیم سے کئی سال پہلے ہی لاہور آ کر سیٹل ہو گئے تھے۔ وہ زیادہ خوشحال نہ تھے، تاہم گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ ان کا اپنا ذاتی مکان تھا، دونوں بیٹے برسر روزگار تھے۔ ایک کسی فرم میں ملازم تھا، دوسرے کی اپنی ٹیکسیاں تھیں جنہیں کبھی کبھی وہ خود بھی چلا لیتا۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، نجمہ، وہ میٹرک کی طالبہ تھی۔ ماریا کو دیکھ کر امجد حسین اپنے آنسو نہ ضبط کر سکے۔ اس کی والدہ کو یاد کر کے روتے رہے۔ ماریا کا غم بھی ان کے سینے میں منہ چھپا کر رو لینے سے قدرے ہلکا ہو گیا تھا۔ پہلی مرتبہ اسے محسوس ہوا کہ اپنوں کی موجودگی سے دل کو کتنی تقویت ہو جاتی ہے۔ اس وقت امجد حسین اسے اپنے باپ کی جگہ اور مشرف افضل دونوں بھائیوں کی طرح لگ رہے تھے۔ ضروری کارروائی کے بعد امجد حسین ماریا کو گھر لے آئے۔ لاہور کے گنجان آباد محلے میں وسیع صحن کا ایک پختہ مکان ہے، جس کے برآمدے کے سفید ستونوں پر عشق پیچاں لپٹی ہوئی ہیں۔ دائیں جانب کچھ قیاریاں ہیں جن میں دھنیے پودینے سے لے کر آم، جامن، امرود اور مالٹے تک کے پودے لگے ہیں۔ سامنے صاف ستھرے ٹائلوں والے برآمدے میں پلنگ پر ایک ادھیڑ عمر کی بھاری بھرکم خاتون بیٹھی پان لگا رہی ہے۔ کچن میں کچھ کھٹپٹ کی آوازیں آ رہی ہے اور سارے گھر میں کریلے تلنے کی کڑوی لیکن مزیدار خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ ایک سانولے رنگت اور بڑی بڑی آنکھوں والی جوان لڑکی بازو والے کمرے سے نکل کر آئی اور خاتون سے کہنے لگی، امی جان، ابھی تک وہ لوگ آئے نہیں؟ اے آ جائیں گے، قدرے ناک سکیڑ کر خاتون نے کہا۔ جلدی کاہے کی ہے؟ نجو بیٹی، تو ذرا باورچی خانے کی خبر لیتی، جتون ہمیشہ کریلے بگاڑ دیتی ہے۔ امی، میں خود کریلے تل کر اسے دے آئی ہوں، اب گوشت میں ڈال لے گی، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ لڑکی نے پاس بیٹھتے ہوئے کہا اور پان دان ٹٹولنے لگی۔ نہ جانے کیسے مزاج کی نکلی ہوگی۔ خاتون نے پنکھا جھلتے ہوئے کہا، میں نے تو ایک ہی دفعہ ماریا کو دیکھا تھا، اتنے نخرے اٹھائے جاتے تھے کہ خدا کی پناہ۔ امی، مجھے تو اسے دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ لڑکی کی آنکھوں میں اشتیاق کی جوت تھی۔ آخر وزیر اعظم کی بیٹی تھی، مزاج تو اونچا ہوگا ہی۔ مجھ سے بڑی ہیں کیا؟ ہاں، 3 سال بڑی ہیں تجھ سے۔ پھر انہوں نے زیتون کو بلایا اور اسے کچھ ہدایات دینے لگی۔ نجمہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ اتنے میں باہر سے ہارن کی آواز آئی۔ امی، ابا جان آ گئے۔ نجمہ خوشی کے مارے بھاگتی ہوئی صحن میں آ گئی۔ اے تو اتنی کیوں بدحواس ہو گئی؟ خاتون نے تیوری دکھاتے ہوئے قدرے ناگواری سے کہا، آ گئے ہیں تو اندر بھی آ جائیں گے۔ مگر نجمہ کے ذوق و شوق میں کوئی کمی نہ آئی، اور جب موٹی سی چادر میں لپٹی لپٹائی ماریا اندر داخل ہوئی تو وہ دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ بیٹی، یہ تمہاری ممانی ہے۔ امجد علی کے بتانے پر ماریا نجمہ سے علیحدہ ہو کر ممانی کے آگے جھک گئی۔ جیتی رہو بیٹی، انہوں نے گلے لگا کر کہا۔ خدا کا شکر ہے تم تو خیریت سے آ گئی۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ ٹوٹی ہوئی آواز میں آہستہ سے بولی، کاش میں بھی نہ آتی، انہی لوگوں کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی۔ نہیں بیٹی، ایسا نہیں کہتے۔ خاتون نے دامن سے جھوٹ موٹ آنکھیں پونچھتے ہوئے کہا، خدا کی مرضی کے آگے انسان بے بس ہے۔ تمہاری تقدیر میں یہی تھا کہ بن باپ کے رہ جاتی۔ ہائے، کیسی بے کسی کی موت پائی انہوں نے۔ امجد حسین کھڑے کچھ چی بجی ہو رہے تھے، قدرے بیزاری سے بولے، اچھا، اب اس قسم کی باتوں کا کیا فائدہ؟ اس کے زخموں پر پھایا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اے تو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ خاتون نے تنگ کر کہا۔ جو نصیحتیں کرنے بیٹھ گئے، وہ لوگ تمہاری ہماری باتیں سن لیتے، پاکستان آ جاتے تو کاہے کو یہ نوبت آتی؟ نجمہ بیٹی، اسے اپنے کمرے میں لے جا کر پانی وغیرہ پلاؤ۔ امجد حسین نے ان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا۔ نجمہ بڑی محبت سے اسے اپنے کمرے میں لے گئی، منہ ہاتھ دھلوایا، پھر سکنجبین بنا کر لے آئی۔ ماریا نے اب خود پر قابو پا لیا تھا اور قدرے پرسکون ہو گئی تھی۔ تقدیر کی ستم ظریفی کی شکایت کیسی، اور پھر یہ غم تو اسے تنہا ہی سہنا تھا، اس میں اسے کسی کی شراکت کی ضرورت نہ تھی۔ نجمہ اس سے باتیں کرنے لگی۔ رات کو جب وہ اپنے پلنگ پر سوئی تو خیالات کی یورش تھی۔ وہ قسمت کی نرنگیوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ قسمت، جس نے ایک محلوں میں پرورش پانے والی عالی خاندان کی لڑکی سے گھر چھینا، ناز و نہم اور دولت و ثروت کے ماحول سے نکالا، ماں باپ چھین لیے اور اپنے زبردست ہاتھ کے ایک ہی جھٹکے سے اسے یہاں لا ڈالا۔ اب یہاں زندگی پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ اس نے خود سے سوال کیا۔ ممانی جان کے تیوروں سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں میری یہاں آمد کچھ زیادہ نہیں بھائی، لیکن مامو جان، دونوں بھائیوں اور نجمہ کا سلوک بہت اچھا ہے۔ خیر، انہی کے خلوص کے سہارے شاید وقت کٹ جائے۔ اب تو سہاروں ہی سے زندگی گزارنی ہے، لیکن نہیں، میں ایسا کیوں سوچنے لگی؟ مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنی چاہیے۔
इसके बाद मुलाजमत करके अपने पाँव पर खड़ी हो जाऊंगी और मामू जान के एहसान का बदला चुकाने की कोशिश करूंगी। वो यही सोचते सोचते सो गई। अमजद हुसैन के यहाँ आए मारिया को 1 हफ्ता हो चुका था। इस अरसे में वो तमाम घर वालों की आदात व खसाइल के बारे में जान गई थी। वो ऐसी लड़की ना थी जो किसी पर बार हो सकती। उसकी दानिशमंद माँ ने उसे ना सिर्फ आला तालीम ही दिलाई थी बल्कि बेहतरीन तरबियत भी दी थी। वो अपने दोनों बहन भाइयों से बड़ी थी, लेकिन उसमें फजूल अकड़ का शाइबा ना था। वो कुंदन की तरह हर सांचे में ढल सकती थी। चुनाचे 1 ही हफ्ते में उसने नजमा पर से आधे काम का बोझ बांट लिया था। जो काम उसे नहीं आते थे वो भी उसने सीख लिए और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगी कि घर वालों को उसका वजूद बार ना महसूस हो। वो इंतहा दर्जे की हसास और खुददार लड़की थी। उस पर तालीम और शाइस्ता माहौल ने, जिसमें 19 साल उसने परवरिश पाई थी, सोने पर सुहागे का काम किया था। उसकी शाइस्तगी, रख रखाव और जहानत की वजह से सारे घर वाले उसको पसंद करने लगे थे। लेकिन एक उसकी ममानी सदीका बेगम ऐसी थी जिन्हें उसका वजूद मुस्तकिल तौर पर खटकता था। दरअसल वो उसके खानदान की ना थी। वाकया यूं था कि अमजद हुसैन अपने वालिद सैयद तफज्जुल हुसैन खान की 6 औलादों में सबसे छोटे और सबसे खुदसर थे। बचपन ही से जिद्दी और मनफी किस्म की तबीयत पाई थी। दूसरे बहन भाइयों के बरअक्स ज्यादा खूबसूरत भी ना थे। रंगत सांवली थी, अलबत्ता नाक नक्शा अच्छा था। बचपन ही से अपने बहन भाइयों के साथ एक किस्म की अदावत उनको पैदा हो गई थी, जिसका इजहार खोले बंदो ना कर सकते थे। जवान होने पर मनमानी करने लगे। वालदैन से भी खुली बगावत कर दी। ला कहने पर भी सिर्फ मैट्रिक तक पढ़े। ज्यादा मजबूर किया गया। दूसरे बहन भाइयों की मिसालें दी गई तो तर्के वतन करके लाहौर भाग आए। उनके वालिद इतने गैरतदार थे कि फिर तमाम उम्र उनका मुंह नहीं देखा। उन्होंने लाहौर आकर एक मामूली सी मुलाजमत कर ली। यहीं के एक कश्मीरी खानदान में शादी भी कर ली और सेटल हो गए। जब पाकिस्तान बना तो यही फरारान के लिए जान बचाने का बाइस बन गया, इसलिए कि हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम रिश्तेदार तह तय कर दिए गए थे। उनकी बीवी अक्सर बड़े फख्र से कहती कि मेरी वजह से तुम यहां रहे और बच गए, वरना तुम्हारा भी वही हशर होता जो सबका हुआ। लेकिन अमजद हुसैन अक्सर अपने रिश्तेदारों को याद करके रोते थे। उनके जिंदा सलामत होने की वजह से इतना तो यकीन था कि कभी ना कभी मिल लेंगे। अब वो आस भी ना रही। वो बहुत तड़पते थे और अक्सर हाथ मल कर कहते, बाबा जी से माफी भी ना मांग सका, अब खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा। उन्हें अपने रिश्तेदारों के खत्म हो जाने का बड़ा मलाल था। यही वजह थी जो अपनी मामूजाद बहन तकदीस जहान बेगम की बेटी के जिंदा बच जाने की खबर सुनी तो बेकरार हो गए और फौरन जाकर उसे ले आए। सुबह का वक्त है। रात बारिश हो जाने की वजह से हर शय धुली धुली नजर आती है। मारिया और नजमा सहन में क्यारियों के पास खड़ी है। अंदर बावर्ची खाने में बुआ जैतून नाश्ता तैयार कर रही है। अंडे तले जाने की इश्तिहा अंगेज महक सारे घर में फैली है। मुशर्रफ दांतों में ब्रश करते करते लड़कियों के पास आ गया। नजू, तुमने मेरी कमीज में बटन नहीं टांगे। ओह भाईजान, गलती हो गई। नजमा शर्मिंदा सी होकर बोली, अब टांग दूं? तुम्हें तो स्कूल भी जाना है, मारिया ने कहा। लाओ मैं टांग देती हूं। ठहरिए, लाती हूं जाकर, नजमा ने अंदर जाते हुए कहा। मारिया, अभी 1 हफ्ता तो हुआ है तुम्हें यहां आए, मुशर्रफ ने कहा। तुम इतना काम ना किया करो, कुछ दिन तो मेहमान बनकर रहो। मुझे मेहमान बनकर रहने से कोफत होती है, मारिया ने जवाब दिया। और फिर कहां तक कोई मेहमान बना रहे? 1-2 दिन की बात होती तो ठीक भी लगता है। मुझे तो अब यहीं रहना है भाईजान, फिर यह तकलीफ कैसे निभा सकती हूं? ठीक तो है। अफजल भी मुंह पूंछते पास आ गए। यह तो अब इसी घर की एक फर्द है और भाई हम तो जैसे नज्जू से काम करवाते हैं उसी तरह इससे करवाएंगे, उसने कदरे गरूर से कहा। नजमा कमीज, बटन और सुई धागा लेकर आ गई थी। मारिया ने सब सामान लेते हुए हंसकर कहा, वो तो ठीक है, मगर धौंस डालेंगे तो काम नहीं किया जाएगा। अफजल ने कदरे हैरान होकर उसे देखा मगर खामोश रहा। उसे इस लड़की की तमकनत से कुछ हैरत ही हो रही थी, इसलिए कि वो तो घर भर को अपने हुक्म के ताबे रखने का आदी था। उसने वर्षे में बाप की आदत पाई थी और उन्हीं की तरह खुद सर गुसीला और जिद्दी था। नजमा और सदीका बेगम उसकी उस आदत से नाला थी, मगर उसके खिलाफ कुछ कहना या करना बारूद को फतीला लगाने के मुतरादिफ था, इसलिए खामोश रहती और उसके काम करती रहती। मुशर्रफ आदात के अलावा शक्ल सूरत में भी नजमा से मिलता था। ये दोनों भाई सांवले थे, लेकिन नकूश दोनों के अच्छे थे, जबकि अफजल की सूरत अपनी वालदा जैसी थी। जर्दी माइल, सफेद रंगत, भारी भरकम जिस्म, लंबी खमदार नाक, भिंचे हुए पतले होंठ और छोटी छोटी आंखें।
افضل اپنی عادات کے باوجود ماں کا بے حد لاڈلا تھا، جبکہ مشرف باپ کو۔ افضل کچھ دیر کینہ توز نظروں سے ماریا کو دیکھتا رہا، پھر غسل خانے میں چلا گیا۔ اس کا کام اپنی 2 ٹیکسیوں کی آمدنی کا حساب رکھنا تھا اور دونوں ڈرائیوروں کو دن بھر کے کام کے عوض اجرت اور جھڑکیاں دینا تھا۔ وہ حساب کتاب کے معاملے میں بڑا سخت گیر تھا۔ ایک پائی بھی ادھر سے ادھر ہو جاتی تو غریب ڈرائیوروں کی شامت آ جاتی۔ وہ کنجوسی کی حد تک کفایت شعار تھا۔ امجد حسین کی پینشن ہو جانے کے باعث دونوں بھائی اپنی آمدنی سے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ سختی سے نصف نصف کے اصول پر کاربند رہتا۔ حالانکہ مشرف کی تنخواہ کم تھی اور اس نے کئی دفعہ دبے لفظوں میں کہا بھی تھا کہ میرا حصہ کم ہونا چاہیے، مگر افضل نے ایک نہ سنی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنا کچھ بینک بیلنس بھی بنا لیا تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرح روپے پیسے کا سخت شائق تھا۔ دولت حاصل کرنے کے لیے اگر دین ایمان بھی بیچنا پڑتا تو اسے دریغ نہ ہوتا تھا۔ ماریا نے بٹن لگا دیے تو مشرف نے شکریہ ادا کر کے قمیض لے لی۔ تھوڑی ہی دیر میں افضل اور مشرف اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔ نجمہ سکول روانہ ہو گئی اور ماریا اپنے دن بھر کے مشاغل میں مصروف ہو گئی۔